नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करेंगे जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक सबक है। सोचिए, एक पार्टी जिसके पास 50% से ज्यादा वोट हों, वो महज 5 साल में चुनावी मैदान से लगभग गायब हो जाए। हम बात कर रहे हैं महेंद्रगंज की, और हम समझेंगे कि कैसे एक मजबूत जनादेश रेत की तरह हाथ से फिसल गया। ये है महेंद्रगंज, मेघालय का एक बेहद अहम सीमावर्ती इलाका। यहाँ के लोगों के लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ मतदान का प्रतिशत हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक और अपने भविष्य को लेकर कितने सजग हैं। लेकिन आज हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है, कोई पार्टी जो 50% से ज्यादा वोट लेकर एक छत्र राज कर रही हो, वो अचानक सिर्फ 1% पर कैसे सिमट सकती है? आखिर हुआ क्या? तो आइए इस चुनावी पतन की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। ये सिर्फ एक हार की कहानी का विश्लेषण नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि क्या गलत हुआ, और इससे भी जरूरी ये भविष्य में वापसी का एक ब्लूप्रिंट भी है। तो चलिए अब सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी और कितनी नाटकीय थी। साल 2018 इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर था 50.30%। समझिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरफा प्रभुत्व था। इसका मतलब है कि महेंद्रगंज में हर दूसरा वोट कांग्रेस को जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और इन 5 सालों में महेंद्रगंज की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली थी। और ये है 2023 का आंकड़ा। वोट शेयर घटकर रह गया महज 1.01%, 50% से सीधे 1% पर। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दे। तो ये सारे वोट गए कहाँ? ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो 3 मुख्य पार्टियों में बंट गया, एनपीपी, एआईटीसी और बीजेपी। इस बिखराव ने महेंद्रगंज का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया। आंकड़े तो हमने देख लिए, पर इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए अब इस हार के कारणों की गहराई में उतरते हैं। इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए, ये कोई धीरे धीरे हुई गिरावट नहीं थी। 2008, 2013, 2018 कांग्रेस लगातार बहुत मजबूती से जीत रही थी, और फिर 2023 में अचानक सब कुछ ढह गया। ये ऐसा था जैसे कोई पहाड़ से धीरे धीरे नहीं फिसला, बल्कि सीधा नीचे आ गिरा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वोटों का बंटवारा कितना साफ था। इसे कहते हैं वोट का बिखर जाना। जो वोटर व्यवस्था से नाखुश थे और बदलाव चाहते थे, उनका वोट मुख्य रूप से एआईटीसी और एनपीपी में बंट गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं दिखी ही नहीं। देखिए, जब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की गरिमा से जुड़ा है। हमारे संविधान की भी यही भावना है कि सार्वजनिक जीवन में चर्चा तथ्यों पर आधारित हो, जिम्मेदारी के साथ हो, ताकि हर नागरिक एक सूचित फैसला ले सके। तो इस बड़ी हार की वजह कोई एक नहीं थी, असल में ये एक दोहरी मार थी। एक तरफ पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां थी, स्थानीय संगठन का कमजोर होना और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना जिनका क्षेत्र से कोई जुड़ाव नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बाहरी राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था, जैसे सत्ताधारी एनपीपी, संसाधनों से मजबूत बीजेपी और एक नए खिलाड़ी एआईटीसी का मैदान में उतरना। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती थी उम्मीदवार का चुनाव। एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया जिनका स्थानीय लोगों से कोई सीधा जुड़ाव ही नहीं था। राजनीति का पहला नियम है कनेक्शन, यानी जुड़ाव। अगर लोग आपको अपना नहीं मानेंगे तो वो आपको अपना वोट क्यों देंगे? नतीजा आपके सामने है। चलिए अब पार्टियों की रणनीतियों से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये सब हो रहा है, यानी मतदाता। आखिर महेंद्रगंज के लोग असल में चाहते क्या थे? उनकी असली मांगे क्या थी? ये थी लोगों की असल परेशानियां। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। खराब सड़कें, जिसका मतलब था कि बीमार को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल, रोजगार की कमी यानी युवाओं का भविष्य अंधेरे में, सीमा पर असुरक्षा का डर, और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो सालों से पूरी नहीं हो रही थीं। ये वो जमीनी मुद्दे थे जिन्हें शायद चुनावी शोर में ठीक से सुना नहीं गया। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात बताती है। यहाँ की समस्याएं यहाँ के भूगोल से जुड़ी हैं। जो गांव सीमा के पास हैं, उनकी पहली चिंता अपनी सुरक्षा है।
और जो गांव अंदरूनी इलाकों में हैं, उन्हें बेहतर सड़कों और स्कूलों की जरूरत है। इसका मतलब है कि एक ही समाधान हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता। आपको जमीन पर उतरकर हर इलाके की जरूरत को समझना होगा। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? अगर जमीन खिसक चुकी है तो उस पर दोबारा मजबूत नींव कैसे रखी जाए? वापसी के लिए एक ठोस 4 स्तंभीय रणनीति का प्रस्ताव है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसके 4 स्तंभ हैं: एक मजबूत चुनावी रणनीति, जमीन पर एक मजबूत संगठन, लोगों से जुड़ने वाली एक कहानी और इन सब को चलाने के लिए जरूरी संसाधन। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक व्यावहारिक 90 दिन का एक्शन प्लान है। इसकी शुरुआत होती है लोगों की बात सुनने से और डेटा को समझने से, फिर सही सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाने से। इसके बाद एक ऐसा संदेश तैयार करना जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, और अंत में एक मजबूत अभियान चलाना। और जब हम लोगों से जुड़ने और उनका डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो यहाँ विश्वास सबसे अहम हो जाता है। भारत का जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, वो भी इसी बात पर जोर देता है: सहमति और गोपनीयता। लोगों की निजी जानकारी एक अमानत है और इसका इस्तेमाल उनकी बेहतरी के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। अंत में हमें ये याद रखना होगा कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। असली काम तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है, लोगों को एक असरदार और जवाबदेह शासन देना। और आखिर में महेंद्रगंज का मामला हमें राजनीति की एक सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी सच्चाई याद दिलाता है। चुनाव जनता और नेता के बीच भरोसे का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ये भरोसा टूटता है तो जनादेश गायब हो जाता है। और ये कहानी हमें इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है: क्या राजनीति में सिर्फ एक पुराना नाम या एक बड़ी विरासत होना ही काफी है, या फिर लोगों का भरोसा हर रोज हर गांव में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर और उनके बीच रहकर कमाना पड़ता है? महेंद्रगंज का जनादेश अपना जवाब दे चुका है। यदि आप भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, एक जन केंद्रित नेता के तौर पर उनकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से जरूर संपर्क करें। हमारा पता है mgr@blueprintstrategies.ai और फ़ोन नंबर है 08042041602। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।